हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। कुछ ही वैरायटी के सवाल हैं जो बार बार पेपर में डाटा बदल बदल के पूछ ले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा नया स्पेशल टाइप आजकल उभर के आ रहा है जो ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों को मिक्स करके बनाया गया। मतलब आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए और ऐसी आपकी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो मेरा काम वही है, उन सवालों को, उन कंसेप्ट को, नई चीजों को आसान करना और आपके सामने लाना जो पूछी जा रही है एग्जाम में बच्चों को फंसाने के लिए। ठीक है भाई। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। एक बात और कि जो बच्चे चाहते हैं कि 2024 में जब सीईटी आएगा कि हम सीईटी से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और हमें सारे सिलेबस के अर्थमेटिक और एडवांस की एक साथ क्लासेस मिल जाएं, तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारे रिकॉर्डेड बैचेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, अर्थमेटिक के भी और एडवांस के भी। जो हम लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं कैरविल एप्लीकेशन पर, वो सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी हमारे लेटेस्ट बैच की। ठीक है ना। हर एक चैप्टर के साथ डिटेल में प्रैक्टिस प्लस कंसेप्चुअल सेशन। एक बात और, रेस जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों का, वो रेस मैंने इसी चैनल पे पूरा पढ़ा दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वीडियो के लिंक डाले हुए हैं, तो आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करें आज की कहानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट जानने होंगे। ठीक है भाई। पहले मैं आपको दो जो है कंसेप्ट बताता हूं। ये एक्सिस होंगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मेरे प्यारे भाई। सपोज दो पॉइंट है ए और बी। सपोज दो पॉइंट है मेरे दोस्तों यहां पर इस प्लेन में ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों पॉइंटों ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। आप हमें ये बताओ मेरे प्यारे भाई। भाई इस पॉइंट के निर्देशांक s1 y1 है। जहां दोनों एक्सिस काटते हैं वो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु होता है। तो इस पॉइंट ए के x कोऑर्डिनेट है x1, यानी कि ये जो दूरी होगी पॉइंट ए की, ये y एक्सिस से जो दूरी होगी मेरे दोस्तों, ये वाली जो दूरी है x1 है। y कोऑर्डिनेट है y1, यानी कि इस पॉइंट ए की जो x एक्सिस से दूरी होगी, जो ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई, ये y1 है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई। यहां पर ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो इस पॉइंट बी की जो है y एक्सिस से जो दूरी है मेरे दोस्तों, ये जो दूरी है y एक्सिस से, ये जो दूरी है मेरे प्यारे भाई, ये किसके बराबर है? x2 के बराबर है। ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसी पॉइंट बी की जो x एक्सिस से जो हाइट है, जो x एक्सिस से दूरी है, वो y2 है। तो भाई अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये दूरी कितनी होगी। भाई ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो दूरी कितनी बची भैया यहां से यहां तक? ये x2 माइनस x1 बची। ये दूरी कितनी बचेगी? x2 माइनस x1 बचेगी, यानी कि ये दूरी भी यहां से यहां तक बिल्कुल इसके सामने है, x2 माइनस x1 होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, ये दूरी भी यहां से यहां तक x2 माइनस x1 होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये डिस्टेंस y1 है, तो इसके सामने जो दूरी है यहां से यहां तक की मेरे प्यारे भाई, ये भी तो y1 होनी चाहिए, ये दूरी भी तो y1 होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये कितना बचा भाई? ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो कितना बचा? y2 माइनस y1 बचा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बचा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। आप क्या लगाओगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो ए और बी की बीच की दूरी क्या आएगी? 90 डिग्री के सामने ये लाइन है, ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है। तो ए बी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रट लो। ठीक है बच्चों। ये ए बी कितना आ जाएगा? पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी पाइथागोरस थ्योरम से x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है मेरे दोस्तों? ये एंगल थीटा है। तो आप कहोगे सर ये थीटा तो ना, पर मैं टेन थीटा जरूर बता दूंगा। टेन थीटा क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। इस समकोण त्रिभुज को देखो, दिख रहा है ना 90 डिग्री है,
थीटा के सामने y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर है, ये x2 माइनस x1 बेस है, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा बच्चे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छे समझे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही क्या है मेरे दोस्तों, इस लाइन AB का स्लोप यानी कि प्रवणता है। स्लोप आप जानते हैं, आप कोई भी लाइन बनाओ मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई भी लाइन बनाइएगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं उसका स्लोप उसका जो टेंजेंट है वो स्लोप कहलाता है। जैसे एंगल थीटा है, ये लाइन मैंने ब्लू लाइन खींची, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसका टेंजेंट आप लेंगे यानी कि टेन थीटा, हम इसी को कहते हैं इस लाइन का स्लोप। अगर कोई लाइन सपोज इस प्रकार से है, जैसे ये मेरे प्यारे भाई यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी, एक लाइन है ऐसे रेड लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनना है, ये वाला एंगल बनना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, ठीक है ना, ये एंगल बनना है थीटा, तो इसका जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। प्रवणता समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बेसिकली अगर मैं इस लाइन को यहां पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो मेरे दोस्तों ये नहीं बनेगा थीटा, तो यानी कि ये तो इस लाइन का स्लोप है टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि लाइन ए बी का जो स्लोप होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर दो पॉइंट ए और बी है तो उनके बीच की दूरी होती है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं तो उस लाइन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसका जो टेंजेंट होगा यानी कि उस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ये तो बहुत मामूली सी बातें हैं। सवाल तो ये आता है मेरे दोस्तों, बहुत बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा मैं। आपके सामने दिया है निम्नलिखित जोड़े बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इससे पहला बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, तो रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको सोचना नहीं है, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस 2, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा ना, तो इसमें टेंशन ही नहीं लेनी आपको। 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8, 8 का अंडर रूट आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। ये सवाल का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसको आप खुद से करिएगा। अब ये बताओ थर्ड वाला, ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी बताओ, तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए में से माइनस ए घटाएंगे, घटा कैसे भी लो मेरे दोस्तों, ए में से माइनस ए घटाएंगे 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, बी में से माइनस बी घटाएंगे 2b, 2b का स्क्वायर क्या होगा, b में से माइनस बी घटाएंगे 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब 4 तो कॉमन, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आ गई। कर पाएंगे? अब जैसे एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि बिंदु 3 6 और -2 और -6 के बीच की दूरी कितनी है, बताएं जल्दी से। सेकंड्स में आप बताओगे अंडर रूट दिस माइनस दिन, 3 में से -2 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से -6 घटाएंगे 12 का स्क्वायर, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है तो 13 आ जाएगा आंसर। देखो ये सब नहीं सिखाना है मुझे, तो आप जानते हो, मुझे सिखाना है ये वाला सवाल, सवाल नंबर 3, और इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ जरा। सोचो 14 19 -4 11 -12 7 और 6 1, इसी क्रम में लिए गए बिंदु एक खाली स्थान है, किसके शीर्ष है, ये 4 पॉइंट और इसी ऑर्डर में लिए गए हैं। ये किसके वर्टेक्स हैं, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, ट्रेपेजियम के या फिर रोम्बस के? समझ में आया? क्लियर है? ये 4 वर्टेक्स आपको दिए, मैं इनको नाम दे देता हूं ए बी सी डी, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि चारों जो वर्टेक्स हैं ये किस चतुर्भुज के शीर्ष हैं, रेक्टेंगल के, ट्रेपेजियम के, स्क्वायर के या फिर रोम्बस के। तो सबसे पहले आप इसकी चारों भुजाएं निकालो। जैसे मैं इसकी भुजा ए बी निकालूंगा, ए बी का मतलब पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी, अभी मैंने आपको सिखाया दूरी निकालना। 14 में से -4 घटाएंगे 18 का स्क्वायर, 19 में से 11 घटाएंगे 8 स्क्वायर, ये आएगा ए बी। इसी तरीके से जरा दोस्तों आप यहां से बी सी निकालो, बी सी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, -4 में से
-12 घटाएंगे तो भी 8 ही आएगा डिफरेंस। देखो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, टेंशन मत लो, स्क्वायर करने पर आप पॉजिटिव ही लिखेंगे। 8 स्क्वायर, 11 में से -7 घटाएंगे 18, 18 का स्क्वायर। देखो ए बी और बी सी बराबर आ गए, दो साइड बराबर आ गई। अब सी डी देख लेते हैं, सी डी क्या आएगा? सी डी आएगा भाई इसमें से इसको -12 में से 6 घटाएंगे तो -18 का स्क्वायर, -18 मतलब 18 का स्क्वायर ही आएगा, प्लस -7 में से 1 घटाएंगे -8, -8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर ही आएगा। देखो ये भी बराबर आ गया। अब मैं ऐसे डी ए निकालता हूं, डी ए यानी कि पॉइंट डी और ई के बीच की दूरी, चौथी साइड। 14 में से 6 घटाएंगे √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 14 - 6 8 स्क्वायर और 19 - 1 18 का स्क्वायर। तो भैया यहां तो चारों साइड बराबर आ गई, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों साइड बराबर है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये रेक्टेंगल नहीं है, ये ट्रेपेजियम नहीं है, या तो ये स्क्वायर है, रोम्बस है। भाई स्क्वायर होता है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस होता है समचतुर्भुज, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में फर्क है हल्का सा, स्क्वायर के दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल भी सेम होते हैं स्क्वायर के। लेकिन रोम्बस होता है ऐसा, रोम्बस के दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है, एक बड़ा डायगोनल होता है एक छोटा। तो मैं इन दोनों में फंस गया, स्क्वायर है कि रोम्बस है। तो अब मुझे इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। डायगोनल क्या होगा? ए सी और बी डी। भाई अगर कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है तो इसके डायगोनल क्या होंगे? ए सी और बी डी होंगे ना। है भाई इस तरीके से अगर कोई चतुर्भुज है तो डायगोनल ये बनेगा, ए बी सी डी, ए सी बी डी डायगोनल। तो मैं देखूंगा डायगोनल की लंबाई क्या है, ए सी का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। तो 14 में से -12 घटाएंगे मेरे दोस्तों 26, और 19 में से -7 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी 26 का स्क्वायर आएगा। ये ए सी आ गया। बीडी क्या आएगा भाई? -4 में से आप 6 घटाएंगे तो -10 स्क्वायर, और 11 में से 1 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 10 स्क्वायर। देखो दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग आ रही है, ए सी और बी डी दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों डायगोनल अलग अलग हैं। इसका मतलब है स्क्वायर भी नहीं है। अगर दोनों डायगोनल की लंबाई भी सेम आ जाती तो हम इस सवाल का आंसर मार्क कर देते स्क्वायर। दोनों डायगोनल अलग अलग हैं, इसका मतलब ये रोम्बस होगा समचतुर्भुज। चौथा ऑप्शन सवाल का आंसर है। ये लेटेस्ट सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में पूछा गया है, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। आगे चलें, एक और क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे जल्दी से। इस सवाल का आंसर कौन बताएगा? फटाफट हमें करके बताओ। 4 पॉइंट आपके सामने दिए गए ए बी सी डी, इसी ऑर्डर में आपको लेने हैं। ये बताओ किस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, किस चतुर्भुज के शीर्ष बनेंगे। तो यहां पर भी आपको वही काम करना है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर देखो, अगर सवाल थोड़ा सा आसान बनाना होगा तो ट्राइंगल पे भी बना सकता है। एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आपको दे देगा, पूछ लेगा ये कैसा ट्राइंगल है, तो भाई आपको उसमें साइड की लंबाई निकाल के देखनी पड़ेगी। तीनों बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 2 बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीनों अलग अलग हैं स्केलन ट्राइंगल है। फिर उसमें राइट एंगल भी पूछ सकता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आ गया, साइड की लंबाई निकालो पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो मेरा मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर कराना, कैसे टाइप के सवालों को आपको पहला ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए दिमाग में, फिर वहां से आप करेंगे। अब जैसे ए बी सी डी इसी ऑर्डर में लिए गए हैं, तो बताओ ये किसके शीर्ष हैं? पहला ए बी। अब 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आ गया √5 है भाई, √5 आ गया। बीसी क्या है मेरे प्यारे भी? बीसी 6 - 8 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 2 1 का स्क्वायर 1, ये भी √5 आ गया। सी डी का मतलब मेरे दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी 8 - 9 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 4 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया, यानी कि डी ए। अब मुझे यहां से देखना डी ए। डी ए क्या आएगा भैया? 7 - 9 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1। तो चारों साइड बराबर आ गई, यानी कि रेक्टेंगल तो नहीं है, रेक्टेंगल तो नहीं है, चारों साइड बराबर आ गई। ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, आमने सामने की।
चारों साइड बराबर नहीं होती, तो यहां पर इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अब रोम्बस से स्क्वायर चेक करना है तो भैया इसमें फिर से डायगोनल देखेंगे। या भैया डायगोनल क्या आएगा, डायगोनल एसी आएगा मेरे दोस्तों 7 - 8 1 का स्क्वायर 1 और 3 - 2 1 का स्क्वायर 1√2। फिर डायगोनल बीडी देखेंगे, बी और डी के बीच की दूरी ये बताओ, 6 - 9 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग आ रही है। जब दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर के दोनों विकर्ण बराबर होते, ये भी एक रोम्बस ही बन गया। तो रोम्बस इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को, अगर आप डायगोनल ना निकालो, ठीक है ना, अगर आप इसमें डायगोनल ना निकालो तो जैसे स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाऊं ABCD, ये हो गया। अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होना चाहिए भाई, ये 90 होना चाहिए, आमने सामने की साइड पैरेलल तो है। अब स्क्वायर कब बनेगा, जब ये 90 है, क्योंकि ये 90 हो गया तो चारों ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। अगर ये कोण 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90 हो जाएंगे। तो बस मैं ये भी चेक कर सकता हूं क्या लाइन AB और BC परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं लाइन AB और BC का स्लोप निकाल लूं, अगर स्लोप लाइन AB का स्लोप क्या आएगा भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एक में से 3 घटाएंगे माइनस का 2, x2 - x1 6 में से 7 घटाएंगे माइनस का 1। इसी तरीके से लाइन BC का स्लोप निकालो, BC का 2 में से 1 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 1, और 8 में से 6 घटाएंगे मेरे दोस्तों यहां पर 2। तो स्लोप का प्रोडक्ट आ रहा है मेरे दोस्तों यहां से 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो ये रोम्बस होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। यहां ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। तो AB का स्लोप क्या आएगा, y2 1 में से 3 घटाएंगे -2, 6 में से 7 घटाएंगे -1। अब BC का स्लोप क्या आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 8 में से 6 घटाएंगे 2। स्लोप का प्रोडक्ट यहां पे 1 आ रहा है। That means these two lines are not perpendicular to each other। जब परपेंडिकुलर ही नहीं है, इनके बीच का एंगल ये 90 ही नहीं है, तो स्क्वायर कैसे बन सकता है, बनेगा ही नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। समझ में आया, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही समझ में आया। अगला सवाल करके बताओ, सवाल नंबर 5, ये भी प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है, बनाएं। 4 पॉइंट बोले गए ABCD, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो P का मान ज्ञात करें, बताओ। यदि ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं तो P का मान बताओ। देखो बहुत सवाल आता है पैरेललोग्राम पे, बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि पैरेललोग्राम के सवालों को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम की खास बात जानते हैं कि आमने सामने की साइड समांतर होंगी, और ये जो दोनों डायगोनल है, दोनों डायगोनल अलग अलग लंबाई के होंगे, अलग अलग लंबाई के। डायगोनल AC और BD अलग अलग हैं। पैरेललोग्राम में भी ये जो है खास बात है, AC और BD इक्वल नहीं होते, लेकिन पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करेंगे। जो डायगोनल AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, जो डायगोनल AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। ये कंसेप्ट है, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। अब मेरे दोस्तों आपके सामने 2 पॉइंट अगर दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मिड पॉइंट के जो मध्य बिंदु होंगे उसके निर्देशांक जस्ट एवरेज आ जाएगा, एवरेज। 2 पॉइंट है, इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x कोऑर्डिनेट होगा जोड़ के आधा कर दो, और y कोऑर्डिनेट भी होगा जोड़ के आधा कर दो। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, जस्ट जोड़ के आधा कर दीजिए। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि पैरेललोग्राम के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। रोम्बस होता तो रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के विकर्ण परपेंडिकुलर भी होते हैं, यहां परपेंडिकुलर नहीं है। तो ज्योमेट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। अब इसके जो डायगोनल बनेंगे वो बनेंगे AC और BD। आपको केवल ये P का मान बताना, एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान देंगे। जो AC है और ये BD है,
अब देखो, जब मैं एवरेज लेके बराबर करूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम नहीं बराबर होगा भाई। एवरेज कब सेम आएगा भाई, मुझे केवल पी का मान निकालना है, वाई पे तो मुझे ध्यान ही नहीं देना, मुझे केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए और सी का क्या होगा, 6 + 9 भाई। ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 9, समझ में आया। तो 6 + 9 बराबर बी डी का, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, डी का पी है, तो 8 + पी। तो P का मान क्या आएगा, 15 - 8 7, P का मान 7 आ गया। 1 सेकंड वाला सवाल है, बी ऑप्शन, खत्म। समझ में आया कि नहीं भाई। बटे 2 करूंगा तो कट ही जाएगा ना, जब एवरेज बराबर है तो सम भी बराबर होना चाहिए। जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा वो बी और डी का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट लेंगे बटे 2 करके, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज बराबर है तो सम भी बराबर, 6 + 9 = 8 + पी, पी = 7। इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में नहीं है इस सवाल को करने का। अब जैसे इस सवाल देखो, छठा क्वेश्चन बनाए, बोलो बनाए। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के वर्टेक्स हैं, जहां आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और आपसे पूछा डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। डी के कोऑर्डिनेट ये सवाल है भाई। अभी समझा कि अगर मुझे डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स और वाई दोनों बताना है पॉइंट डी का, तो जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वही बी डी का मिड पॉइंट होगा। अब ए सी का मिड पॉइंट क्या है, जैसे एक्स पे ध्यान देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का सम बराबर होना चाहिए। 1 - 2 - 1 आएगा, एसी में 1 - 2 - 1 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहां भी 3 और -4 - 1 आएगा। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -4, -4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन में आगे करूंगा नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं। अगर आपको निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, तो भाई इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ए और सी का निकालो भाई। मिड पॉइंट निकालेंगे जो एसी का मिड पॉइंट है भाई बीडी का, तो 1 + 8 9, यहां पर भी 4 + 5 9, बीडी का क्या आएगा 4 + 5 9, तो -4 और 5 आंसर आ गया, ए ऑप्शन, खत्म। आप बोलोगे सर बड़ी जल्दी आंसर आ रहा है, कोनो गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कहा भाई कोई गड़बड़ नहीं है, तुम बस सवाल करे जाओ और मौज लिए जाओ। सवाल नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप। पॉइंट 2,1 और -3 -4 समांतर चतुर्भुज के अपोजिट वर्टेक्स हैं। यदि बाकी दो वर्टेक्स इस लाइन पर हैं तो सी का मान क्या, बाकी दो वर्टेक्स इस लाइन पर स्थित हैं तो सी का मान बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। जैसे मेरे प्यार भी आपके सामने पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, हालांकि चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब दो अपोजिट वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, सपोज ये आपको अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए, ये वाले बी और डी, तो बाकी दोनों वर्टेक्स कौन से बचे, ए और सी। बाकी दोनों वर्टेक्स है ए और सी। बाकी जो दो वर्टेक्सेस लाइन AC पर हैं, तो आपसे पूछा है सी का मान। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, आपको नहीं लग रहा कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिए तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो दूसरी लाइन पर, जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा वो दूसरे डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। भाई अगर किसी पैरेललोग्राम के सपोज अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है तो बी और डी का जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा ओ, वो क्या होगा मेरे दोस्तों, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा, जोड़ के आधा करना है, 2 - 3 -1/2, 1 - 4 -3/2, ये आएगा मेरे दोस्तों मिड पॉइंट। अब ये जो मध्य बिंदु होगा ये बाकी दोनों शीर्षों को मिलाने वाली लाइन, यानी कि दूसरे डायगोनल पर भी होगा। जो पहले डायगोनल का मिड पॉइंट है वही दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो दो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दे रखे थे मेरे प्यारे भाई, लेकिन उनका जो मिड पॉइंट है वो दूसरे शीर्षों को मिलाने वाली लाइन यानी कि डायगोनल पर भी होना चाहिए ओ। तो ये जो पॉइंट है ओ, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इस पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो यहां पर रख दिए जाएं। एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1/2, वाई की जगह रखेंगे -3/2, तो 9 × 27 -27/2, और प्लस सी बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ गया -1 और -27 -28, -28/2 -14 है, प्लस सी बराबर 0, तो यहां से सी की जो वैल्यू आएगी वो 14 आ जाएगी, और ये सवाल का आंसर बन जाएगा बच्चा सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है फटाफट से।
ठीक है बच्चे, तो ये बहुत ही छोटे से समय में मैंने आपको समझाया। अब आपके मन में इस तरीके के सवालों के लिए कभी डर नहीं आएगा और आप उनको टैकल करने का तरीका सीख गए। ठीक है बच्चों, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, क्योंकि मेंस के लिए परफेक्ट है, मेंस की पूछे सवाल है, तो आप इस वाली बुक से सीजीएल और सीएचएसएल की मेंस की जो प्रैक्टिस वाली बुक है, जो पिछले 5 सालों के बेहतरीन 1000 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बुक से आप प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों का सीपीयू का पेपर है, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगाए हैं और सीपीयू का पेपर है, तो भाई इस बुक के 1200 क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करो है भाई, क्योंकि इनको बिना करे आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं मैथ को लेके। और मैथ्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें मैक्सिमम स्कोर नहीं करोगे, बढ़िया स्कोर नहीं करोगे, तो आप बहुत बड़ी भीड़ से पीछे रह जाओगे, और पीछे रहने का मतलब सिलेक्शन खत्म। तो आप सीपीओ वाले बच्चे सीपीओ की पिछले 5 साल के जो टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको जरूर प्रैक्टिस करें, चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे ही कंसेप्ट, सारे ही फॉर्मूले आपको हमारी इस बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे। आप इन बुक्स को ऑनलाइन अमेजन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो, बहुत पतली सी किताबें हैं सभी के लिए। ओके, चलिए भाई, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे।